कनाल में क्या हुआ कि पनामा एक देश है जो कि सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। वेनेजुला से सटा हुआ है और ऊपर तुम्हारा वही सब कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, बिलाइज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, जमाइका, क्यूबा, मेक्सिको, ये सब इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एनीवेज, सो पनामा ने इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप या परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मांग है उसको लेजिटिमेट और सपोर्ट समर्थन दिया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पनामा कनाल एक चीज़ समझ लो कि ये कनेक्ट करता है अटलांटिक एज वेल एज पैसिफिक ओशंस को, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिक कनाल्स अलॉन्ग साइड सुएज कनाल। इसके बाद पीएम सूर्य घर, ये एक योजना आई है। नाउ दीव हम लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी जो है, दीव बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट द एंटायर पावर डिमांड विद सोलार एनर्जी विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब कि 100% पैसा केंद्र सरकार देती है, ना कि राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। हाउस होल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड विद द सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलार पैनल्स ऑन देयर रूफ्स। द सब्सिडी विल कवर अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सोलार पैनल्स. It is expected to benefit 1 crore households across India. It will create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling and upskilling. तो इसमें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि दीव बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू मीट द एंटायर पावर डिमांड विद सोलार एनर्जी, ठीक है। और किस योजना के तहत ये संभव हो पाया है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 40% सब्सिडी मिलती है ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलार पैनल इंस्टॉलेशन, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ थिरुकुरल के बारे में देखो तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल एक इंस्टीट्यूट है, उसने ये अलाउ कर दिया है कि थिरुकुरल को 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा, जिसमें कि एक कुरुक, गोंडी, माल्टो, ब्राहुई, इन 4 भाषाओं में किया जाएगा। थिरुकुरल जो एक किताब है, ये वेद ऑफ द साउथ इंडिया भी कहा जाता है इसको। इट वॉज रिटन बाय थिरुवल्लुवर और 2nd सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी CE तक ये किताब का फेज़ माना जाता है। और इस थिरुकुरल किताब को 3 भाग में बांटा गया है। पोरुल यानी कि गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, जिसके बारे में लिखा गया है। पोरुल अरम या आराम कर लो, आराम यानी कि वर्च्यू, पोरुल मतलब गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, एंड इनबाम दैट मीन्स लव। इसमें कुल 1330 कपलेट्स हैं, दोहे बेसिकली, जिनको कुरल्स भी कहते हैं, ठीक है। कुरल, ये सफिक्स में कुरल आ रहा है ना थिरुकुरल में, ठीक है। फिर बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? सेंटर ने 34 बायो स्टिमुलेंट्स नोटिफाई किए हैं। दीज आर नेचुरल और बायोलॉजिकली डिराइव्ड सब्सटेंसेस दैट एनहांस प्लांट क्रॉप्स ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, सॉर्ट ऑफ कैटलिस्ट विद अ वेरी स्पेसिफिक एंड नीड बेस्ड पर्पस। जैसे कि बायो स्टिमुलेंट देखा जाए तो सीवीड जो होता है, सारगासम, उलवा एट्सेट्रा, ये सब सीवीड्स के नाम है। ये सब क्या करते हैं? बायोलॉजिकली डिराइव्ड होते हैं टू एनहांस प्लांट क्रॉप्स ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रेस टॉलरेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो दे आर रजिस्टर्ड इन द फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985। बस ये सवाल पूछ सकता है कि बायो स्टिमुलेंट्स जो होते हैं उसके लिए कोई ऐसा रूल बुक सरकार ने बनाया है कि नहीं है? तो है, ये है फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985, ठीक है। नाउ हाँ, फिर ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति में बेसिकली एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है ये, जिसमें कि 3 लोग बैठते हैं साथ में आके टू रिव्यू द स्कीम्स, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसको रिव्यू और उस पर डिस्कशन करने के लिए, इवन अप्रूवल देने के लिए। कुछ में जितना सैंक्शन हुआ था उससे ज़्यादा लागत लगती है, कभी कभी बीच में पता चलता है, तो फिर उसको और एडिशनल फंड्स एलोकेट करने के लिए। तो कौन 3 लोग इसमें बैठते हैं? बेसिकली इट्स अ 3-tier सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज़ और चीफ सेक्रेटरीज़ ऑफ द स्टेट्स, ये 3 बॉडीज़ बैठती हैं, ठीक है। और कोई भी प्रोजेक्ट्स में अगर कोई बॉटलनेक आ रहा है कॉज्ड बाय इंटरडिपेंडेंसीज या कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मिनिस्ट्रीज़ या गवर्नमेंट बॉडीज़, डिपार्टमेंट्स, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये लोग बैठते हैं। और कॉमन मैन्स ग्रीवेंसेस वगैरह के लिए भी होता है ये, ठीक है। तो सभी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स सबको मॉनिटर और रिव्यू किया जाता है। तो प्रगति एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। उलन बटोर, दैट इज़ कैपिटल ऑफ मंगोलिया में होता है। कंडक्टेड एनुअली एंड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड मंगोलिया। लास्ट एडिशन 2024, इट वॉज कंडक्टेड एट उमरोई, मेघालय, and it aims to enhance interoperability between the two forces, employing joint task force in semi-conventional operations
तो ये मिलिट्री है, थल वाला है, थल सेना वाला, ठीक है। इंडिया और मंगोलिया की आर्मीज़ मिलके करती हैं, बट लास्ट ईयर उमरोई मेघालय में हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार उलन बटोर मंगोलिया में हुआ है। देन CBI ने एक ऑपरेशन चक्र 5th एडिशन निकाला है। व्हाट इज़ दिस टारगेटेड टू? बेसिकली कर्ब साइबर क्राइम, जो आजकल जो डिजिटल अरेस्ट्स वगैरह हो रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, उनको रोक लगाने के लिए तथा अन्य साइबर क्राइम्स पे कर्टेल करने के लिए ये ऑपरेशन चक्र 5th एडिशन लॉन्च किया गया CBI के द्वारा। फिर तियानवेन-2 प्रोब किसका है? तो चाइना का है। और ये कहाँ जाएगा? एक एस्टेरॉयड पे जाएगा जिसका नाम है 2016 HO3, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मेन वर्ल्ड कॉमेट विच लाइज इवन फर्दर फ्रॉम अर्थ एंड मार्स दैन मार्स, ठीक है। तियानवेन-2 प्रोब, बस इतना याद रखो, एस्टेरॉयड पे गया चाइना। देन विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च्ड विकसित कृषि अभियान एट द ICAR Institute of Freshwater Aquaculture, Bhubaneswar. He also released a novel fish vaccine, CIFA Argu-Vax 1, developed by ICAR CIFA, targeting parasitic infections in fish, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक, इसका वैक्सीन का नाम याद रखो, सीफा आर्गू वैक्स 1 फॉर कर्टेलिंग पैरासिटिक इन्फेक्शंस अमंग्स द फिशेस। और ये याद रखो कि ये जो एक संस्था है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्वाकल्चर, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। PCS के लिए ऐसे सवाल बनते हैं। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ICAR, ठीक। फिर ऊपर आ जाते हैं, तो ये क्या है? अब साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनाग्रेटेड इन दिल्ली। सो अब ये जो है 20 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल्ड एट द BRPL substation is also India's first commercially approved utility scale storage system, energy storage system। मतलब बहुत बड़ी 20 मेगावाट की बैटरी बना डाले हैं ये लोग। It leverages advanced lithium iron phosphate technology known for superior safety। lithium iron phosphate का इस्तेमाल इसमें किया गया, जिसमें कैथोड तुम्हारा लिथियम फॉस्फेट से बना है बेसिकली कैथोड, ठीक है। फिर इसमें, ठीक है, जैसे आजकल गर्मियों में पीक डिमांड हो रही है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। देखो इसमें क्या किया जाएगा, ये जो 20 मेगावाट का बनाया गया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, हम लोग सूर्य से बेसिकली सब एनर्जी वगैरह पैदा करेंगे सोलार पैनल्स वगैरह से, फिर उसको स्टोर करेंगे यहाँ पे बैटरीज़ में वो एनर्जी स्टोर करेंगे। सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हमने ग्रहण किया, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया। स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, तो बैटरीज़ में फिर केमिकल एनर्जी के रूप में फाइनली स्टोर कर लेंगे टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द पीक डिमांड, ठीक है। तो ये हाँ, अब इसमें 2 मेन कैटेगरीज़ हैं इसकी। एक तो ट्रेडिशनल सॉलिड रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं और एक है फ्लो बैटरीज़, ठीक है। और तो ये जो 2 प्रकार की बैटरीज़ हैं, इसमें बेसिकली एनर्जी किस रूप में स्टोर हो रही है, किस मीडियम में स्टोर हो रही है, इसके बेसिस पे ये 2 प्रकार के सेल्स बताए हैं। एक है तुम्हारा ट्रेडिशनल सॉलिड रिचार्जेबल बैटरीज़, इसमें जो है सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड्स में एनर्जी स्टोर होती है, जबकि जो फ्लो बैटरीज़ होती हैं वो फ्लोइंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में स्टोर होता है बैटरी, ठीक है। एक एग्जांपल देख लो, जैसे वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज़ होती हैं, वो फ्लो बैटरी होती है वेनेडियम रिडॉक्स, जबकि ट्रेडिशनल सॉलिड रिचार्जेबल बैटरीज मेटल इलेक्ट्रोड्स में एनर्जी स्टोर करता है, जैसे कि जिंक एयर बैटरी हो गई, ठीक है। फिर ये क्या है, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। अब ये अलग से हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पेस के लिए अलग से पढ़ना ठीक रहेगा। अब ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक एनुअल रिपोर्ट आई है। एक सेकंड, ये भी तो है स्कीम्स, ठीक है, पहले ये देख लेते हो। देखो स्कीम्स 2 प्रकार की होती हैं, CSS और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेक्टर। द न्यू 5-year cycle will start from 1st of April 2026 and is aligned with the 16th Finance Commission cycle। तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 54 है और 260 सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो ज़्यादातर स्कीम्स सेंट्रल सेक्टर है, मतलब केवल केंद्र सरकार जिम्मा उठाया हुआ है। और तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 1st April, ठीक है। तो उसके लिए कार्यक्रम अभी से जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो क्या मतलब मद्देनज़र रखना चाहिए, जैसे कि सभी स्कीम्स में जो आने वाले समय से स्टार्ट होंगी उसमें एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए,
और आउटकम बेस्ड रिव्यू होना चाहिए बिफोर कंटिन्यूएशन। जो अभी तक चल रही थी स्कीम्स उनका आउटकम बेस्ड रिव्यू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि उसको 2026 से 31 तक चलाना है कि नहीं चलाना है। और ये काम कौन करेगा, एवेल्यूएशन वगैरह DMEO करेगा, दैट इज़ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑफिस अंडर द नीति आयोग। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का तो नीति आयोग करता है बिकॉज वहाँ पे फेडरल थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स तो केवल केंद्र रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फिर वो थर्ड पार्टी एजेंसी से करवा लेता है एवेल्यूएशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस, रिमूव रिडंडेंसीज एंड इनफेक्टिव सब ऑप्टिमल इंटरवेंशंस। ऐसी स्कीम्स जो सब ऑप्टिमल हैं या डुप्लीकेट काम कर रही हैं तो उनको मर्ज करना या बंद कर देना। ठीक है, या जिनका सनसेट क्लॉज आ गया है फिर भी चली जा रही हैं तो उनको भी बंद करना। तो ये सब हो गया। फिर RBI की एक रिपोर्ट आई है, एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 24-25। उसमें ये पाया गया है, पहले हम ये बता दे रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जोर CBDC पे दिया गया है। CBDC पायलट्स प्रोजेक्ट्स RBI निकालने की सोच रहा है, स्पेशली फॉर द ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए CBDC पायलट प्रोग्राम्स कमेंस करने की सोच रहा है RBI। दूसरी चीज़, रिटेल एंड होलसेल वगैरह के लिए भी CBDC लागू करने की सोच रहा है। और CBDC इज़ द डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियाज़ फिजिकल करेंसी इशूड बाय द RBI। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं एनुअल रिपोर्ट में जो RBI निकाला है। दैट इज़ हमारा जो डेट रेशियो है ना, डेट टू GDP रेशियो है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल डेट आई थिंक। हाँ, तो वो 19.1% है, विच इज़ द लोएस्ट अमंग द एमर्जिंग मार्केट्स। फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। हमारा रियल GDP ग्रोथ फॉर द ईयर 25-26 एस्टिमेट किया गया है 6.5%। और हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी अभी कम होगा। और करेंसी डिपॉजिट रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, लगभग 15.4% पे आ गया है। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ करेंसी, आई थिंक इट अमाउंट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन कंपेयर टू द करेंसी डिपॉजिटेड इन बैंक्स। इसके बारे में देख लेना है डेफिनेशन क्या है इसकी, बट डिक्लाइन हुआ है और 15.4% हो गया है। और क्या यहाँ से पता चल रहा है कि राइज इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, और इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड में कर रहे हैं, हमारे यहाँ के गोल्ड में। तो RBI की देखो दो साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड। तो एसेट साइड में RBI इज़ द कस्टोडियन ऑफ ऑल द गोल्ड ऑफ द कंट्री, सॉवरेन गोल्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो बेसिकली इनडायरेक्टली RBI का एसेट साइड साइज़ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ रहे हैं पिछले 2 महीने से। देन इनकम फॉर द ईयर इंक्रीज्ड बाय 22.77% एंड एक्सपेंडिचर रोज बाय 7.76%। तो RBI की इनकम और एक्सपेंडिचर का यहाँ पे दे दिया है। और नेट हाउस होल्ड सेविंग्स रोज टू 5.1% ऑफ ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो नेट हाउस होल्ड सेविंग्स थोड़ी सी बढ़ी है, 5.1% ऑफ द ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का 5.1% हो गया है, ये एक अच्छा पॉइंट है। नेट डोमेस्टिक सेविंग्स, नेट हाउस होल्ड सेविंग्स रोज टू 5.1% ऑफ द ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेना। फिर अब ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर ले द फाउंडेशन ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट इन अलीपुरदार एंड, अब ये छोड़ो, लोकल न्यूज़ है वेस्ट बंगाल के लिए। और कर्नाटका का, ये भी कर्नाटका स्पेसिफिक है। तो कर्नाटका इशूज़ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स ऑर्डिनेंस 2025। अदर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर गिग वर्कर्स ऑन इंडियन पैन इंडिया लेवल पे देखो तो राजस्थान पास द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2023। और ई-श्रम पोर्टल है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2021 टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स टू फैसिलिटेट सम सॉर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स फॉर देम। ठीक है, अब इस ऑर्डिनेंस में क्या है, कर्नाटका ने जो निकाला है कि provides for establishment of a welfare board at a state level. Aggregator platforms like Zomato, Ola, Swiggy, Amazon and others will pay a welfare fee ranging from 1 to 5% of every transaction made with a gig worker. Welfare fee will be deposited into a welfare fund which will also have workers' contribution and government grants. इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा safeguards against unfair dismissals, unique ID valid across platforms मेंटेन करने के लिए, and more transparency with regards to automated monitoring and decision making systems deployed by platforms. Challenges हमेशा रहते हैं गिग वर्कर्स को, lack of social protection, algorithmic management के शिकार भी हो जाते हैं कई बार, uncertain nature of job, lack of social protection etc. ठीक है, तो ये 30 मई का हो गया। ऑलराइट।